हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दी गई है कुछ आइटम्स, कुछ अकाउंट्स, जिनको आपको बताना है कि आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में कहां पर शो करोगे, किस हेड में कवर होगा। तो सबसे पहले अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब है जो डिविडेंड अभी तक शेयर होल्डर्स को पे नहीं किया गया है, उन्होंने लिया नहीं। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड आपकी एक तरह से लाइबिलिटी हो गई, जो कि आपको पे करना है, और ये आपकी करंट लाइबिलिटी है, जो कि आपको शेयर होल्डर्स को जल्दी से जल्दी पे करना है, विद इन 12 मंथ्स पे करना है। तो करंट लाइबिलिटी के हेड में आएगा। करंट लाइबिलिटी का हेड कहाँ आता है आपका? बैलेंस शीट की इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज वाली साइड है, सबसे ऊपर आप इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शो करते हो, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज, और फोर्थ हेड होता है आपका करंट लाइबिलिटीज का। तो ये चार हेड है, जिसमें लास्ट में करंट लाइबिलिटीज मेजर हेड के अंडर जो अदर करंट लाइबिलिटीज है, उसमें आप अनक्लेम्ड डिविडेंड को शो करोगे। अब अदर करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर आपने इसमें इसको कवर किया। अब इसकी डिटेल जो आप देते हो वो नोट्स टू अकाउंट्स में देते हो। तो नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पर जो आप डिटेल देते हो, वहां पर आप लिखते हो अदर करंट लाइबिलिटीज, जहां पर अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड यहाँ पर शो किया जाएगा। आई होप आपको अच्छे से पिक्चर विजुअल से आपको क्लियर होता जाता है, याद रहता है कि हाँ मैंने कहाँ देखा था इसको और ये कहाँ होगा। तो सबसे पहले तो आपने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वो पे नहीं किया, तो आपके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी अदर करंट लाइबिलिटीज के हेड में शो किया जाएगा, और आप इसे नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल में शो करो। नेक्स्ट है आपका प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड मतलब कि अभी आपने सर्टेन नहीं है ये कि आप डिविडेंड दोगे तो कितना दोगे, सिर्फ आपने कहा है कि इस साल डिविडेंड दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है, अगर प्रॉफिट्स हुए तो आप दोगे, नहीं हुए तो नहीं दोगे। तो ये एक तरह से कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब जो सर्टेन नहीं कि होगा या नहीं होगा, जो डिपेंड करता है आने वाले फ्यूचर पे, आने वाली कंडीशंस पे, वो आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है, जिसे आप बैलेंस शीट में कहीं नहीं शो करते हो, सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में आप डिक्लेयर करते हो कि कंपनी के कितनी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है, क्या क्या चीजें हैं जो कंडीशंस पे डिपेंड करती है, अभी सर्टेन नहीं। तो यहाँ पर ये जो आपने प्रपोज्ड डिविडेंड है, आपने अगर डिक्लेयर कर दिया किसी मीटिंग में, तो यहाँ पर ये प्रपोज्ड डिविडेंड आप कंटिंजेंट लाइबिलिटी में शो करोगे। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ फॉर करंट ईयर, मतलब कि डायरेक्टर्स ऐसा सोच रहे हैं कि डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। तो वो अभी सोच रहे हैं, कंफर्म नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर प्रॉफिट्स। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? तो प्रपोज डिविडेंड आपको बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाना, आपको कहां दिखाना है? सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में, जहां पर एक हेड बनता है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये अकाउंट आपके लिए नया नहीं है। अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर किया है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर किया है, तो ये आपके लिए नया नहीं है। इसे आपको कहाँ शो करना होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप जो शेयर्स इश्यू करते हो प्रीमियम पर, वो सारा पैसा आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करते हो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करते हो। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपका शेयर होल्डर्स फंड, जो मेजर हेड है, उसके अंडर शो किया जाता है। तो मेजर हेड हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड, जिसका सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का एक पार्ट है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। और रिजर्व एंड सरप्लस को अगर आप डिटेल दोगे, तो वो डिटेल आपकी नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पर दी जाएगी, जहां पर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इस तरह से शो करते हो। क्लियर है? आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? जब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उस डिस्कशन में जो जो हमने अकाउंट्स बनाए, उसको मैं साथ के साथ आपको क्लियर भी करते जा रही हूँ कि आपने देखो कहाँ कहाँ इसको लिखा था, कहाँ कहाँ हमने उसके टोटल को लिया है। तो ये शेयर होल्डर्स फंड आपका मेजर हेड हो गया, जिसके अंडर आपका रिजर्व एंड सरप्लस आता है, उसमें इसका टोटल इंक्लूड है।
सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका टोटल जो आपका फिगर है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस की जो 6-7 आइटम्स है उसमें वो कवर होगा, उसके टोटल में आप लिखोगे। नेक्स्ट है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आपका किसका पार्ट है? बेसिकली इस अकाउंट में, इस टॉपिक में, इस आइटम पे बच्चे मोस्टली मिस्टेक कर देते हैं, वो सिर्फ लिख कर आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नहीं, आप देखो ना, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आपका किसके टोटल में ऐड हो रहा है? शेयर कैपिटल के टोटल में आप इसको ऐड करते हो, एंड में शो करते हो। यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट से सबसे पहले आप पूरी शेयर कैपिटल की डिटेल देते हो, और एंड में जो आपने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, शेयर होल्डर्स का पैसा जो आपके पास आया हुआ है और आपने वो रिफंड नहीं किया, फॉरफिट कर लिया, वो एंड में आप दिखाते हो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जिसका यहाँ पर टोटल लेकर के शेयर कैपिटल में जो आपने शेयर्स की सब्सक्राइब कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल प्लस फॉरफिटेड शेयर दोनों का टोटल आप कहाँ लिखते हो? मिला करके शेयर कैपिटल में लिखते हो। तो शेयर कैपिटल आपका शेयर होल्डर्स मेजर फंड का पार्ट है। शेयर होल्डर्स फंड में जो सब हेड है शेयर कैपिटल, उसके टोटल में आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का अमाउंट इंक्लूडेड है, तो जिसे आप नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल की डिटेल में नीचे, सबसे नीचे शो करोगे। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स आपकी क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। अकाउंटिंग रेशियोज का चैप्टर भी आप अगर मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो, फॉलो करते हुए सीख रहे हो, तो पब्लिक डिपॉजिट्स और ये सब हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कवर किए हैं। रेशियोज को कैलकुलेट करते हुए हमने इसको लिखा है, समझा है। तो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसका पार्ट है? पब्लिक डिपॉजिट से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी आती है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जो आपका थर्ड मेजर हेड है इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का। वहां पर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो इसका सब हेड है, उसमें आपका ये एक पार्ट है पब्लिक डिपॉजिट। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का टोटल आपने यहाँ लिखा है, तो उस टोटल में आपने ये जो 6-7 आइटम कवर किए हैं, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट उसी में से एक पार्ट है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का एक पार्ट है ये आपका पब्लिक डिपॉजिट। तो मेजर हेड हो गया आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज, सब हेड हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इसको आप शो करते हो पब्लिक डिपॉजिट्स को नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर। क्लियर है? नेक्स्ट है डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी। डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी मतलब कि क्या हुआ? डिबेंचर्स अगर आपने इशू किए तो नॉर्मली ये क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही होती है। लॉन्ग टर्म आपकी बोरोइंग्स नॉन करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है। नॉन करेंट लाइबिलिटी मेजर हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सब हेड, और आपने यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग से सब हेड में जो नोट्स टू अकाउंट है इसकी डिटेल में यहाँ पर लिखा है डिबेंचर। डिबेंचर्स के 2-3 पॉइंट है जिसको आप यहाँ पर समझ लो और क्लियर कर लो। अगर डिबेंचर्स रिडीमेबल इन 5 इयर्स है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई, और अगर डिबेंचर्स रिडीमेबल ड्यूरिंग द ईयर, अगर ऐसा लिखा है, इसका मतलब वो डिबेंचर्स इस करंट ईयर में पेबल हो गए हैं, उनको इसी ईयर में आपको मैच्योर करना है, उसको रीपे करना है। तो वो डिबेंचर्स आपको फाइंड करना है, समझना है कि वो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से नहीं आएगा, फिर वो आपके करंट लाइबिलिटीज का पार्ट बन जाएगा, वो आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा। क्लियर है? और अगर आ जाता है डिबेंचर्स रिडीमेबल इन 12 मंथ्स, तो भी आपका कहाँ आएगा? करंट लाइबिलिटीज की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो आपको डिबेंचर के केस में ध्यान से रीड करके उसको क्लासिफाई करना। नेक्स्ट है बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड ये क्या है? आप पहले इसको समझो। आपका कोई बीआर था, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल था, आपके डेटर ने आपको लिख कर दे दिया कि वो आपको पेमेंट 90 दिन में कर देगा। अब आपसे 90 दिन का वेट नहीं हो रहा, आप अपने बैंक में गए और उस बिल को डिस्काउंट करा दिया कि भी बैंक से आपने उसकी पेमेंट पहले ले ली। चाहे बैंक उसमें चार्जेस लेता है, आपने फिर भी उसको डिस्काउंट करा लिया, बिल्स रिसीवेबल की आपने पेमेंट पहले ही ले ली। अब बैंक से आपने पेमेंट 90 दिन पहले ही ले ली है, तो अब ये पैसे तो आपके पास आ गए, लेकिन अब जो वो आपका डेटर है वो पेमेंट किसको करेगा? आपके बैंक को करेगा। वो डेटर अब बिल्स रिसीवेबल की जो ड्यू डेट आएगी 90 दिन बाद, वो पेमेंट कहाँ करेगा? बैंक को करेगा। अब वो 90 दिन पूरे होने पर वो पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, ये हमको अभी नहीं पता। दिस इज नॉट सर्टेन ना।
ये आपने डिस्काउंट करा लिया, आज 90 दिन अभी बाकी है, वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है बिल। 90 दिन या जो अभी उसका पेंडिंग टाइम है रहता है, वो अभी टाइम हुआ नहीं है, तो हमें नहीं पता कि उस पर्टिकुलर डे पर वो डेटर पे करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो हमारी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी पेमेंट करने की बैंक को। हम बैंक को पे करेंगे, वापस पैसा करेंगे, और अगर वो पे कर देता है तो ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है आपकी फ्यूचर कंडीशन पे कि वो डेटर पे करेगा या नहीं करेगा। तो जो चीज आपकी लाइबिलिटी फ्यूचर कंडीशन पे डिपेंड करती है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, जिसे आप बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में शो करोगे, डिटेल वहां पर दोगे कि बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड कितनी अमाउंट है। तो ये था आपका वीडियो, ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से समझाई है ताकि आपको याद रहे कि कहाँ कहाँ आपको इस अकाउंट को कवर करना है, कहाँ कहाँ इसको शो करोगे। तो अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स से शेयर करो, और मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए बने रहना, क्योंकि मैं लेकर आ रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए और भी नए क्वेश्चंस। गुड बाय एंड टेक केयर।